नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में और एक साल खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आपके इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स बदलते हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज़ बदलती हैं? ये हमेशा एक बड़ा सवाल होता है कि इस साल नया क्या? और अगर नया कुछ भी ना हो तो क्या आप मुनाफा कमाना बंद हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में? क्या आप निवेश करना रोक देंगे? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वक़्त शायद आपको परेशान कर रहे होंगे। लेकिन चलिए, इन सब का समाधान नहीं तो कम से कम आपके लिए मार्गदर्शन तो हम दे ही सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कल्पेन पारेख, डीएसपी म्यूचुअल फंड के। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और 2025 खत्म हो रहा है, 2026 शुरू हो रहा है। आप अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी कोई फ़िल्म या अगर उनकी कोई फ़िल्म का गाना कभी खुशी कभी गम जैसा साल बोल सकते हैं? आई डोंट नो इफ दैट वाज़ एक्चुअली इन योर माइंड। अग्निपथ इज माय फेवरेट मूवी। अच्छा। और उसमें वो पोएम हमेशा बोलते हैं, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रुश्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। तो राइट। मार्केट्स वैसे ही होते हैं, अच्छा समय होता है, फिर टफ टाइम होता है। बिल्कुल। अभी तो हमने टफ टाइम देखा नहीं है, बिकॉज हाँ। इस साल भी विद ऑल द अप्स एंड डाउन्स हाँ। मार्केट ने फिर भी 6-7% रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। और जब इंडिया के स्टॉक्स थोड़े स्लो हुए हैं तो काफ़ी पोर्टफोलियोज जहाँ पे इंटरनेशनल स्टॉक्स थे, वहाँ 15-20% रिटर्न बन गया लोगों का। काफ़ी पोर्टफोलियो जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर था, हुँ। वहाँ लोगों का पैसा बन गया है। सो बिल्कुल। मार्केट्स हैव बीन रिवॉर्डिंग ओवरऑल। हाँ। इफ अगर हम एक सुलझे इन्वेस्टर होते एक हाँ। साल पहले, हाँ। तो मार्केट में कभी कहीं ना कहीं पे रिटर्न अगर बाजार ले लेता है तो कहीं पे देता भी है हमें। हुँ। हुँ। लेकिन उसके लिए हमें एक बैलेंस्ड और डिसिप्लिन इन्वेस्टर रहना ज़रूरी है। हुँ। सो जो भी इन्वेस्टर पिछले 2 साल से मल्टी एसेट कैटेगरी हुँ। को एम्ब्रेस करके इन्वेस्ट कर रहा था, हुँ। और 2 साल पहले मल्टी एसेट को एम्ब्रेस करना टफ था बिकॉज हायर रिटर्न्स वर कमिंग इन स्मॉल कैप मिड कैप थीमेटिक फंड्स। बिल्कुल। To say that okay, I'll give up the speed of that and go into a more diversified multi-asset was not easy, हुँ। but many investors took that call. हुँ। This year has been rewarding for those investors, बिल्कुल। less rewarding for a pure equity investor. But these things keep changing, हाँ। and for an SIP investor, this has been a great year again, बिल्कुल। because last year September 24 से लेके February 25 तक markets fell 20 to 30%. हुँ। Uh, an SIP investor acquired more units. हुँ। हुँ। And March 25 till now, markets rose 25%. हुँ। So the NAVs went up. So first units went up, then NAVs went up. Wealth is equal to units into NAV. So ओके। last 18 months helped you acquire more units, हुँ। and the last 9 months helped you grow your NAV. हुँ। As an investor, हमें ये समझना है कि उतार चढ़ाव आएंगे और जाएंगे, हमें अपनी SIP शुरू रखनी है। इस साल को एक रीसेट साल भी कहा जा सकता है क्या? क्योंकि देखिए कोविड के बाद एक लंबी ट्रैजेक्टरी में और एक ही मोमेंटम में बाजार गया है। कोविड से पहले की स्थिति या जिस तरीके से लोग समझते थे बाजार को, क्या वो समझ वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है? सो ये रियल साल था, हाँ। जैसे होना चाहिए। हाँ। इसके इसके पिछले 4 हमारी साल, सोने और चांदी की चाल के छोड़। हाँ, वो सोने और चांदी ने तो सडनली वो जी। सोने से उठ के जाग के इट हैज स्टार्टेड रनिंग वेरी फास्ट। या। बट ओवरऑल मार्केट्स हैव नॉर्मलाइज्ड, हुँ। दे आर बिहेविंग द वे दे शुड बी, हुँ। दे आर शोइंग फ्लक्चुएशंस ऑन टू साइड्स, हुँ। which is how it always has been, जी। which is how generally it should be. जी। It also makes us less confident or जी। less overconfident. जी। It makes us more real. हुँ। So I think that has already started happening, and लेकिन 25, 26 can be a continuation of that. क्या आपको लगता है कि सोना, चांदी तो ख़ैर नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन सोना अब वक़्त आ गया है कि आप उसको हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कंसिडर करना थोड़ा-सा बंद कर दें? अब आपकी ये कोर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए तो होना ही चाहिए कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा, लेकिन नो लॉन्गर द नैरेटिव के हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, जिस तरह की चाल हमने देखी है। देखिए, गोल्ड में ना, ये काफ़ी टाइम इकोनॉमिक्स में और मार्केट्स में और इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में हुँ। हम लोग एक अच्छा स्टेटमेंट बना लेते हैं हुँ। जो ओवर सिंप्लीफाई हो जाता है, जैसे कि? हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ओके। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा इन्फ्लेशन के सामने ये हेज बन के काम करे, ओके। क्योंकि हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन का मतलब क्या, इन्फ्लेशन 5-6% है तो गोल्ड ने 8-10% दिया। एग्ज़ैक्टली हाँ। तो ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जी। द बिगेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन आर स्टॉक्स। जी। बिकॉज इन्फ्लेशन जब होता है तो हुँ। प्राइसिंग पावर मिलता है कंपनीज को हुँ। और प्रॉफिट्स मिलते हैं, तो सबसे पहला हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन तो स्टॉक्स है। स्टॉक्स है। राइट। फिर अलग अलग फेजेस में गोल्ड हैज बीन अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। हुँ। गोल्ड एक्चुअली इज मोर लाइक एन इंश्योरेंस। हुँ। जब हमें ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस से भरोसा हमारा छूट जाए, हुँ। उन दौरान लोग गोल्ड की तरफ फिर से चले जाते हैं, बिकॉज गोल्ड हैज बीन अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर 3000 years. हुँ। इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, हुँ। इट इज नॉट अ वैल्यू क्रिएटिंग एसेट क्लास। हुँ। वैल्यू क्रिएशन स्टॉक्स में होता है। हुँ। लेकिन years like last year where stocks go sideways or stocks are down 20%, हुँ। and अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 से 20% गोल्ड है which goes up 100%, हुँ। that is significantly balancing आपका बाकी वाला पोर्टफोलियो। हुँ। लेकिन पिछले एक साल में
कहीं पे इतना बड़ा इन्फ्लेशन तो नहीं हुआ, इंडिया में तो इन्फ्लेशन नीचे आया है, फिर भी राइट हमने पैसा बनाया। राइट तो ये hedge against inflation is not always true. So if like a scientist we were to test lot of these statements that do they work 50% of times, do they work 80% of times, do they work 100% of times, people don't even test it. And you know just because they're nice to talk, they are very condensed, वो brevity होती है, तो बोलने में अच्छा लगता है. But in different phases gold has behaved differently. 2010 से शायद 18-19 या 20 तक gold went nowhere. It was sideways in dollar terms, zero return था. And when stocks were on fire. Post COVID is when gold started doing very well. जी So rather than thinking it about as hedge for or against inflation, a better way to think about it is that um, पूरी दुनिया में इतना सारा मनी प्रिंटिंग हुआ है 2008 के बाद, तो हर 10 साल में एक डाउट आता है कि क्या ये मनी प्रिंटिंग का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा. बिल्कुल एट सम पॉइंट इतना सारा डेट जो गवर्नमेंट ने उठाया है, किसी न किसी को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी. और अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, पिछले 5 साल में इंटरेस्ट रेट 0 थे दुनिया भर में, जापान के इंटरेस्ट रेट 3% पे आ गए, यूएस 4 से 5 पे आ गए, इंडिया हैज़ बीन अ सेफर मार्केट वेयर रेट्स हैव कम डाउन, जी बट दुनिया भर में रेट्स बढ़े हैं. तो ये डेट की चुकाई कौन करेगा, कैसे कर पाएंगे? इस तरह के डिसरप्शन अगर होना है तो ऑल पेपर एसेट्स विच इज बॉन्ड्स, स्टॉक्स can go through long periods of pain, may go through long periods of pain. I'm not sure whether they will or they will not, but they have in the past, in the last 100 years, gone through such phases. ऐसे phase में gold has done very well. बिल्कुल So gold is like your term insurance. If something goes wrong, your family will benefit. If something goes wrong in the rest of your 90% of your portfolio, this 10% will somewhere help you defend. Having said that, after a big move like 100%, जी there are enough years where gold can go down 20-30%. So anything which can go down 20-30% also cannot be a hedge against inflation. सही बात It's the only one. अच्छा ये साल पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा रहा है, खासतौर से अगर हम इंडेक्स और ईटीएफ के मुकाबले देखें तो ईटीएफ में बहुत ज़्यादा अच्छे फ्लोज आते हुए हमने देखे हैं. ये किस तरीके के बदलाव के संकेत हैं आपके मुताबिक? एक्चुअली आप जब फ्लोज देखते हो ना, ये ईटीएफ में एक सबसे बड़ा फ्लो का जो कंपोनेंट है वो है ईपीएफओ का. सो ईपीएफओ हर महीना शायद 5 से 10 हज़ार करोड़ ईटीएफ में, निफ्टी में या सेंसेक्स ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक ट्रेंड है या मेरा या आपका पैसा वहाँ ज़्यादा जा रहा है. Okay. इट इज़ मोर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड प्रोविडेंट फंड मनी विच इज़ गेटिंग एलोकेटेड फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स. अदर देन दैट जो ईटीएफ कैटेगरी में बहुत ज़्यादा फ्लो दिखता है वो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की वजह से है. राइट और पार्टली इट इज़ अगेन इन्वेस्टर्स डायरेक्टली बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ बिकॉज द एसेट क्लास हैज डन वेल. और दूसरा मल्टी एसेट फंड में रफली अराउंड 40,000 करोड़ का इन्फ्लो आया है पिछले एक साल में. ये इस एक साल में उसका अराउंड 15%. तो 6,000 करोड़ वहाँ से ईटीएफ के अंदर. सो दीज मल्टी एसेट फंड्स आल्सो इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ. ओके So they have also allocated to some of these ETFs. There are certain fund of fund categories which are also buying their underlying ETF. अच्छा So जैसे हमारे मल्टी एसेट फंड में अभी हमने निफ्टी इक्वल वेट ETF खरीदा है. तो ये ज़रूरी नहीं कि कॉमन मैन ETF ज़्यादा खरीद रहा है. द डेटा में शो दैट ETF ट्रेंड इज ग्रोइंग, राइट but it is actually the institutional investor who is buying more of these ETFs. ओके Having said that, passive investing is becoming mainstream. हाँ Passive investing is a very sensible way of invest for many people who जिनको ये नहीं ऐसी आज फंड्स हमारे पास 2,000 स्कीम्स है इंडस्ट्री के पास. एक कॉमन आदमी कैसे डिसाइड करेगा कि मैं स्कीम 1 में डालूँ या 201 में डालूँ या 2000 में डालूँ? या तो उसके पास एक अच्छा एडवाइजर हो जो उसे गाइड करे, या वो आके बोलता है पहले मुझे बाजार खरीद लेने दो, लेट मी मीट द मार्केट फर्स्ट. हाँ तो उसके चलते इंडेक्स फंड या ईटीएफ में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो ये एक स्लो राइजिंग ट्रेंड है ऑफ पैसिव फंड्स बिकमिंग मोर एंड मोर मीनिंगफुल, एंड इट विल बिकॉज दुनिया भर में ये हुआ है, हाँ तो यहाँ पे भी बिल्कुल होगा. बिल्कुल बिल्कुल. मिड कैप और स्मॉल कैप ये कैटेगरी बहुत आकर्षक है और हमेशा से हमने देखा है कि जब भी बाजार का एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा हो, चाल चल रही हो, तो यहाँ पर ज़बरदस्त इन्फ्लोज आते हैं. लेकिन समय के हिसाब से हमने ये भी सीखा है कि ये कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है ट्रेंड, लेकिन अब की बार वो नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है. आपको लगता है कि ये आगे और तूल पकड़ेगा इस साल में 2026 में? सो मेरा ये मानना है कि इस साल मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में लास्ट ईयर से थोड़ा ज़्यादा पैसा आया है, मार्जिनली ज़्यादा आया है. शायद उसका ये रीज़न होगा कि पहले हाफ में स्मॉल और मिड कैप में काफ़ी बड़ा करेक्शन हुआ. तो जो लॉन्ग टर्म बिलीवर्स है, सी स्मॉल और मिड कैप कंपनीज अगर अच्छी आप चूज़ करें अच्छे भाव पे, तो जनरली दे क्रिएट वेरी सुपीरियर वेल्थ ओवर 10-20-30 years. We encourage investors to invest in small cap and mid cap funds rather than buying these stocks directly, because when you go and buy them directly,
क्वालिटी फिल्टर नहीं होता है, गवर्नेंस नहीं होती है। म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट फंड मैनेजर्स आर एबल टू एलिमिनेट लॉट ऑफ वीक कंपनीज, so you are getting a very quality pool. So collectively, if small and mid cap universe is, let's say, 500 stocks, the small and mid cap funds will eliminate 80% of stocks and give you 20. And these funds have done significant wealth creation over 10, 20, 30 years. In years like this, when in the first half they corrected very sharply, काफ़ी इन्वेस्टर्स ने अपना एक्सपोजर वहाँ ऐड किया है। उसके उपरांत SIP का फ्लो कंटिन्यूसली चालू है। हमारी इंडस्ट्री ने कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली एक मैसेज मेंटेन किया है कि स्मॉल एंड मिड कैप अच्छे हैं लॉन्ग टर्म में और वॉलेटाइल है शॉर्ट टर्म में, तो इसीलिए इसमें SIP के ज़रिए ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। तो इन्वेस्टर्स को इसका बेनिफिट मिला है पिछले 4 साल में, तो वो ट्रेंड भी कंटिन्यू हो रहा है। Okay. I think it is heartening to see that investors have not, there are 50% investors who stopped their SIPs also. In fact, there was a very alarming trend this year we have seen. A lot of investors who are coming and buying, funds directly, in the first 3 months or 6 months, they are stopping their SIPs. वो register कर रहे लाइफ लॉन्ग SIP, but 3-6 महीने में अगर मान लो मार्केट नहीं चला, so there are different types of investors, and there are enough investors who are saying मुझे, I am earning salary, I want to build for my future. I want to build for my home, I want to build for my family. I will do a 10-year SIP, 20-year SIP. So those investors are the ones who are buying. उनकी खरीदारी स्मॉल और मिड कैप में ज़्यादा है। इन्वेस्टर बेस इवॉल्व हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं? I think so. There is a higher number of base जो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, जो ज़्यादा सिंसियर है, जो सही रीज़न के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। वो सिर्फ स्टोरीज की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। उसे पता है कि मेरी पर्सनल स्टोरी है कि मुझे 10 साल बाद अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहा है, 20 साल बाद रिटायरमेंट प्लान करना है। अगर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं इन्फ्लेशन को भी जीत नहीं पाऊंगा। अगर मुझे 10-20 साल बाद अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए बिल्ड करना है, एजुकेशन कॉस्ट हैव रिजन वेरी शार्पली, तो ये इन्वेस्टिंग से ही मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पाऊंगा। मेडिकल इन्फ्लेशन इज 15% इन आवर कंट्री। देयर आर इनफ पीपल हु से कि अपार्ट फ्रॉम टेकिंग इंश्योरेंस, इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो एक काफ़ी चेंज आया है ऑफ एक डिसिप्लिन ट्राइब बनी है, thanks to the effort that people like you have taken. We as an industry have consistently spoken about long-term investing, SIP, asset allocation. Our distribution partners have spoken about it. तो इसका डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है, बट एट द सेम टाइम नए इन्वेस्टर ऐसे भी आए हैं जो रिटर्न देख के आते हैं और 6 महीने में निकल जाते हैं। तो मार्केट इज़ मेड ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ पीपल। यू नीड समवन टू लूज फॉर समवन टू गेन। पिछला जो साल या 2025 का अगर हम लबो-लुबाब समझना भी चाहें, काफ़ी हद तक एक ऐसा साल जहाँ पर लोगों को कहा गया कि आप पैसे डालिए, आप निवेश कीजिए, इन्वेस्टर्स मार्केट है। आपको लगता है यही कंटिन्यू होगा? ये भी वो साल है जहाँ पर आप इन्वेस्टेड रहिए, वो ज़रूरी है, क्योंकि जो शोर हमने 2025 की शुरुआत में देखा, जियोपॉलिटिकल टेंशन, स्टेट टैरिफ्स की तलवार अभी भी लटकी हुई है, उसका स्वरूप बदल गया है और वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी अभी भी वहाँ पर जस की तस बनी हुई है। बट हैविंग सेड दैट, इस ट्रिगर को अगर हम छोड़ दें, हमारे हाथ में है नहीं है, लेकिन जो हमारे हाथ में है, क्या उसको लेकर आगे बढ़ना और इन्वेस्टेड रहना, क्या यही एक मूल मैसेज होगा? क्या हमने इसके अलावा और कुछ आज तक कभी बताया है? आप किसी को भी इस सीट पे बिठाइए, हाँ। तो सवाल कोई भी शुरुआत हो, में जैसे कि शुरुआत में जैसे बात होती थी बहुत सारे एक्सपर्ट से, तो विद इन द कैटेगरी आप लार्ज कैप में हैवी हो जाइए, मिड कैप स्मॉल कैप में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर प्रॉफिट में है, और लार्ज कैप हैवी हो जाइए। इस तरह की कोई रिवैम्पिंग की जरूरत है, रिशफलिंग की तो जरूरत है? मैंने ना इस पे मैं बहुत सोचता हूँ, और हमें बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है जब आप हमें इस शो में बुलाते हो, बिकॉज ऑफ आवर टाइटल्स एंड दिस थिंग। बट व्हाट आई रियलाइज इज, इट इज लाइक यू आर कॉलिंग अ डॉक्टर and saying, give me one medicine, and there are 5 crore patients who have 5 crore different needs. I feel it's very unfair to give generalized view. this thing. तो जैसे मेरे नेफ्यू के घर अभी बेटी हुई है, तो ही स्टार्टेड एन SIP इन माई स्मॉल कैप फंड, बिकॉज वो 30 साल का उसका इन्वेस्टमेंट है, तो शुरुआत है और SIP है। मैंने पिछले साल में मिड कैप फंड से पैसा शिफ्ट किया था मेरे हाइब्रिड फंड में, बिकॉज पिछले 5-7 साल का बहुत बड़ा एक मूव, कोविड के बाद 5 साल में स्मॉल कैप मिड कैप का बहुत बड़ा रिटर्न आ गया था। आई वांटेड टू डू सम रीबैलेंसिंग इन माय पोर्टफोलियो। So the same Kalpin Parekh gave 2 advice, one to himself and one to his nephew's daughter. Okay. My son is doing his SIP in our fund, which is buying Indian flexi cap stocks and global flexi cap stocks. So again, his design is different. Yeah. So I think it is very wrong to take answers from a forum like this, which is a generalized answer. But what I will say is that all stocks are expensive. Mid caps are slightly more expensive.
इन द रिलेटिव पैकिंग ऑर्डर, बिकॉज वहाँ पे लिमिटेड स्टॉक्स है, 150 स्टॉक्स है और बहुत सारा पैसा उनको चेस करता है। लार्ज कैप्स पिछले 5 साल में रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट इतना ग्रोथ भी वहाँ पे नहीं होता है। स्मॉल कैप्स में ग्रोथ भी है लेकिन वो भी महंगे हुए हैं। तो rather than buying these categories, better to mix these categories. Either you can do it as an investor by having a ratio of some large, some mid, some small, or give it to a fund manager जो flexi cap के जरिए आपको ये तीनों का मिश्रण करके दे देगा, राइट and he will balance the portfolio. हमारे फ्लेक्सी कैप का एनालिसिस कर रहे थे, so while we continue to say नेत्रा में we've been highlighting that mid and small caps are frothy as a category, हमारे फ्लेक्सी कैप में 35 से 40% स्मॉल और मिड कैप है। Now, many investors ask this question that on one hand you are saying ये महंगे है तो आपके पोर्टफोलियो में क्यों है? But when you cherry pick and go into certain stocks, unique stocks, it ends up being a small cap which is falling in our framework, which is not very expensive, which is having decent growth. So in summary, I would say stay diversified. And अगर long term इन्वेस्टर रहने वाले हो, SIP कर रहे हो तो स्मॉल कैप भी बढ़िया है, मिड कैप भी ठीक है, आपको ये एसेट क्लास में रहना है। हाँ जरूरी है। वो आप लार्ज हो, मिड हो, स्मॉल हो, बियॉन्ड अ पॉइंट सेकेंडरी है, बी इन द एसेट क्लास। और इसको जब आप प्यार करते हो उसके अच्छे समय में, तो उसको छोड़िए मत उसके बुरे समय में। इनफैक्ट लव इट मोर इन इट्स बैड टाइम्स, बिकॉज पैसा तब बनता है। माई व्यू इज दैट यू मेक मोर मनी जब आप बेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। हमारी इच्छा होती है इन्वेस्ट करने की बुल मार्केट में, इसका उल्टा करना जरूरी है। अब चर्चा को आगे लेके जाएं और आपके फंड स्पेसिफिक कॉल समझना चाहें, अगर 2026 में है तो कौन कौन से सेक्टर स्पेसिफिक चाल आपको लगता है कि मोमेंटम को ड्राइव करेगी? हमारे पोर्टफोलियोज में आज भी और पिछले 1.5 साल से वी हैव बीन ओवरवेट BFSI, बिकॉज ये सेक्टर इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर है। 30% ऑफ प्रॉफिट पूल ऑफ इंडिया कम फ्रॉम हियर, स्टेडी ग्रोथ सेक्टर है। और पिछले 2-3 साल में क्रेडिट साइकिल स्लो रही है, तो वो उसकी भी एक मीन रिवर्जन जब होगी तो क्रेडिट साइकिल पिकअप होगी और इनके वैल्यूएशंस नॉर्मलाइज हुए पिछले 5 साल में। मोस्ट बैंक्स हैव अंडर परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द सेक्टर, सो दैट इज़ अ वेरी लार्ज कंपोनेंट। इसके अलावा टेक स्टॉक्स हैव गॉट हैमर्ड डाउन इन दिस ईयर. We have gradually increased some weight in tech stocks Okay. in this last 6 months, and then we are more broad-based in pharma stocks, in auto stocks. So in a way, after the first large block for us is BFSI. That's almost 30 to 40% of our portfolio, and the balance 60% is split across all sectors, where it is individual cherry picking. There is no single large sectoral overweight. ओके और कंजम्पशन थीम कितना प्ले आउट करेगी आपके मुताबिक? कि कंजम्पशन में वी फील कि जनरली जो ट्रेडिशनल कंजम्पशन स्टॉक्स है वहाँ पे ग्रोथ अभी भी स्लो है। ओवरऑल कंज्यूमर स्पेस का जो ग्रोथ है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। देर आर लॉट ऑफ न्यू स्मॉलर ब्रांड्स, बुटीक ब्रांड्स विच आर इमर्जिंग, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ देम, विच आर चिपिंग अवे मार्केट शेयर फ्रॉम द बिगर कंज्यूमर नेम्स। जो बड़े कंज्यूमर नेम्स मार्केट में लिस्टेड है, प्रॉफिटेबल है, 50-60-70% का रिटर्न ऑन कैपिटल है, उनका ग्रोथ रेट सिंगल डिजिट आ गया है और वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं। तो वहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है। पिछले 2-3 साल से रिटर्न नहीं बना है, शायद इट कैन कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। द कंज्यूमर कंपनीज विच आर ग्रोइंग फास्ट फ्रॉम अ रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू आर स्टिल नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स, क्योंकि वो कस्टमर एक्वायर करने में बहुत खर्चा कर रहे हैं, तो उनको वैल्यू करना थोड़ा मुश्किल है। तो प्रॉफिट पूल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, बट प्रॉफिट पूल नहीं बोलूँगा, रेवेन्यू पूल शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज प्रॉफिट अभी भी बढ़ नहीं रहा है। तो थोड़ा टफ स्पेस है ये, and which is why we are happy to make money from many other sectors and rather than be overweight in this space. चलिए इसी नोट पे समय समाप्त हुआ है, लेकिन सवाल तो और भी है, लेकिन समय की विवशता है। धन्यवाद, आज आप जुड़े हमारे साथ और मुझे भी इजाजत दें। उम्मीद करते हैं कि 2026 फाइनेंशियली और निवेश के लिहाज से आपकी बेहतर बनाने की कवायद हमने शुरू कर दी हो। नमस्कार।